You are watching Capital TV Washington. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टू अमेरिका के साथ मैं हूं शाला खान और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। मुशर्रफ साहब के साबिक मिलिट्री सेक्रेटरी जनरल शफात ने फैक्ट फोकस में एतराफ़ किया है कि भारतीय बिजनेसमैन अकबर आसिफ की लंदन की जायदाद उनकी अहलिया के नाम 2007 में उस वक्त मुंतकिल की गई जब वो लाहौर में कोर कमांडर के ओहदे पर फाइज थे। इसके एतराफ़ उन्होंने ये एतराफ़ भी किया कि उन्होंने मुंतकली के लिए जायदाद की कीमत का सिर्फ निस्फ अदा किया। जनरल शफात ने जो लंदन की जायदाद है उसकी कीमत का निस्फ भी अदा करने का कोई सबूत फराहम नहीं किया। जनरल शफात के खानदान ने सिर्फ 2017 में लंदन की जायदाद का सरकारी तौर पर ऐलान किया और इसकी असल कीमत को कम करते हुए इस इंकशाफ के बाद जो लंदन अपार्टमेंट्स है उनकी मिल्कियत मिल्कियत वाली जो ऑफशोर कंपनीज है उसका नाम 2016 में पनामा पेपर्स में भी आया था। जनरल शफात ने दुबई लीक्स के बाद अपने दुबई अपार्टमेंट्स है उनका ऐलान किया था, लेकिन वो मैनहट्टन में अपनी पुरतायुश अपार्टमेंट को छुपाते रहे। अपने दुबई अपार्टमेंट का ऐलान करते वक्त जनरल शफात ने जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जो टेस्को है उसमें इस ओहदे का हवाला भी दिया, जहां से उन्हें हकीकी जो मुलाजमत है उसके बगैर खातिर ख्वाह तनख्वाह मिलती थी। तो बहुत सारे सवालात हैं, यानी कि आलमी रियल एस्टेट होल्डर्स का इंतजाम और पाकिस्तानी फौज के जर्नलों की जानिब से बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी की जदीद तरीकों के इस्तेमाल पर क्या जोर देती है, और इस तरह के और बहुत सारे जो सवालात हैं वो हम पूछेंगे, सवालात के जवाबात लेंगे। और हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ मौजूद है आसिम सिद्दीकी साहब जो कि वाशिंगटन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, सवाल मेरा यही है, इसकी स्टोरी के पीछे क्या कुछ है, क्योंकि ये स्टोरी जो है ये अहमद नूरानी साहब ने ब्रेक की है और अहमद नूरानी साहब इससे पहले भी बहुत बड़ी-बड़ी जो स्टोरीज हैं वो ब्रेक करते रहे, स्पेशली जर्नल्स के खिलाफ, फौजियों के खिलाफ या हमारी जो मिलिट्री आर्मी है उसके खिलाफ। तो सवालात तो खैर बहुत सारे, लेकिन हम पहले यहीं से शुरू कर लेते हैं कि इस स्टोरी में कितनी सच्चाई है? थैंक यू। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने इस स्टोरी को भी पकड़ लिया। देखें, अहमद नूरानी हमारे इलाके में रहते हैं, मेरी ही स्टेट में रहते हैं और हमें पता है कि ये जॉब करना शुरू कर दिया है इन्होंने। लाज़िम बात है, अब अपने घर को भी तो पालना है ना। अमेरिका में आप इस तरीके से तो नहीं रह सकते कि आपको कोई फंड करता रहे और आप अपना ज़िंदगी जो है गुजारते रहें। तो मेरा ये था कि अगर आप इतने ही क्वालिफाइड जर्नलिस्ट पाकिस्तानी थे तो यहाँ पे बहुत सारी आउटलेट्स हैं जहाँ पर आपको जगह मिल सकती थी। इंटरनेशनल जो वाशिंगटन एरिया है वहाँ पे तो सैकड़ों इस तरह के मीडिया आउटलेट्स हैं जहाँ पर आपको कोई ना कोई जॉब मिल सकती है। मिनिमम भी आप ना $50 पर आवर बना सकते थे, लेकिन आखिर क्या वजह है कि आपने किसी ऐसी ग्रोसरी स्टोर या किसी स्टोर में काम करना मुनासिब समझा। खैर वो आप जानते हैं, लेकिन जब ये स्टोरी आई तो मुझे थोड़ी सी वो हुई और फिर हम स्पेसिस पे बैठते थे तो वहाँ पर अहमद वक्कास गोराया साहब जो हैं वो फैक्ट फोकस की हमें ना हर वक्त जो है ना वो बताते थे कि जी वहाँ आप चंदा दें, वहाँ आप ये करें, आप सब्सक्रिप्शन लें। तो मुझे बड़ी तशवीश होती थी कि ये आखिर कौन लोग हैं और किस तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं ना, कि आप दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में बैठकर फैक्ट्स एंड फोकस को जो है एक ख़ास लोग। तो फिर मैंने उस पे रिसर्च शुरू की, फिर मैंने उस पे गए, आपने देखा कि फंड रेजिंग की जा रही है गो फंड मी में, तो वहाँ पर मैं गया तो 2 साल पहले जो है वो ये फंड रेजिंग शुरू हुई। और दूसरा जो इसमें फंड दिया गया वो अहमद वक्कास गराया का था, क्योंकि जो मेन पेज है, अगर आप हमारे नाज़रीन को दिखा सकेंगे, जो मेन पेज है उस पे सिर्फ आपका आता है कि सबसे ज़्यादा फंड किसने दिया, सबसे कम फंड किसने दिया। तो शायद वो अपना नाम नहीं लाना चाह रहे थे, उन्होंने कोई $5 की एक वो हुई फंड, उसके बाद अहमद वक्कास गोराया ने $50 दिए और उसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ। बहुत अच्छी बात है भाई, अगर आप कोई सिस्टम शुरू करना चाहें और आपको पब्लिक पसंद करे तो आप चंदा मांग सकते हैं। लेकिन लास्ट 24 डेज में मैंने देखा कि इसके अंदर एक अजीब सी हलचल मची है और आपने अभी तक मेरा ख्याल है $17,000 जमा हो चुके हैं। तो ऐसी क्या वजह है कि आपके पूरे साल जो है 2 सालों में $17,000 $1,000 जमा हुए हैं, बल्कि 900 समथिंग जमा हुए हैं और 24 दिन के अंदर जो है वो आपके 8 या 9,000 या 7,000 या 8,000 के करीब मेरा ख्याल है जमा हुए हैं। तो आखिर की वजह क्या है? तो फिर मैंने देखना शुरू किया
तो वो $5-5, $10-10, किसी एक साहब ने जो है वो $2000 भी डोनेट कर दिए। लेकिन ये हुआ कैसे? एक तस्वीर लीक की गई जिसमें अहमद साहब जो है वो काम कर रहे हैं। तो उसके बाद भी मुझे थोड़ा-सा वो लगा कि ये तस्वीर तो बहुत पहले लीक हो जानी चाहिए थी। मतलब इसमें कौन-सी बड़ी बात है? अमेरिका में आके हर कोई इस तरह का बिज़नेस करता है, कोई गैस स्टेशन पे, कोई 7-Eleven पे, कोई एबीसी स्टोर पे, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि गोफंडमी में एकदम इज़ाफ़ा शुरू हो गया है। तो फिर मालूम किया, तो कुछ दोस्तों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे कुछ सियासी तंज़ीमें हैं। तो मुझे बड़ा अजीब-सा लगा और फिर उसके बाद जो अभी आपने ज़िक्र किया जनरल साहब का, तो मैंने देखना शुरू किया कि जनरल साहब की जो है वो आसिम सलीम बाजवा थे, बाजवा साहब की 12 अरब रुपए का वो था। लेकिन इसमें पाकिस्तान में क्या हुआ? आपने देखा होगा कि बीबीसी की एक रिपोर्ट पे पाकिस्तान के हर टीवी चैनल पे हलचल मच जाती है। हाँ, मैं वही सवाल करना चाह रही थी कि इन्होंने इतनी रिपोर्ट्स दी हैं, तो कोई असर भी हुआ है? मतलब काम करने के बाद अगर उसका कोई असर होता है, आवाम को फ़ायदा होता है या बस सिर्फ़ एक उस चीज़ का उसका पिंडोरा खोलना ही मकसद है, उस पर डिस्कशन करना ही मकसद था? या ये कि हमारी हुकूमत ही नाकाम रही है कि अगर कोई आपको कहीं से कोई चीज़ लाके देता है, अब वो तो पता ही नहीं चलता पाकिस्तान में आसिम साहब के किसके पास कितना है और क्या नहीं है। और अगर कोई आपको लाके कोई दे रहा है केस, तो क्या उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए? सिर्फ इस वजह से नहीं कि वो चीज़ है। हो सकता है कि वो बंदा जिस तरह के आप कह रहे हैं कि बाहर कोई तंज़ीमें हैं, वो इन्वॉल्व हैं, तो ऐसे कोई हो और जिसका नाम आया वो बेगुनाह साबित हो जाए। ये भी देखिए, हो सकता है। ये जो फैक्ट्स फोकस को रन कर रहे हैं यहाँ बाहर बैठे हुए लोग, वो पाकिस्तान में कहीं न कहीं वांटेड हैं। तो हुँ, और वो आखिर जनरलों की ही क्यों ज़्यादा कर रहे हैं? हुँ, अब मुझे आप सिंपल एक बात बताइए कि अगर एक जनरल साहब या 2 या 3 या 4 उनके पाकिस्तान के अंदर से नादरा का रिकॉर्ड निकाला जाता है और हुँ, वो रिकॉर्ड जो है वो यहाँ अमेरिका में बैठे हुए एक सहाफ़ी को मिलता है और वो हुँ, सहाफ़ी अपनी रिपोर्ट बना के उसको वो करता है। तो हुँ, पाकिस्तान को तो पता है, नादरा पाकिस्तान का इदारा है ना? हुँ, तो लेकिन उस मुलाजिम को तो मैं तो समझता हूँ जिस मुलाजिम ने पाकिस्तान के अंदर एक इदारे के जो रिकॉर्ड है, वो अगर किसी दूसरे को फराहम कर रहा है, तो हुँ, वो आप क्या कहेंगी उसको? स्पाई कहेंगी ना? हुँ, आप उसको क्या कहेंगे? तो मैं समझता हूँ कि अगर देखिए, अगर लास्ट स्टोरी अगर आप किसी बीबीसी की उठा लें, तो उन हुँ, बीबीसी एक इदारा है, पूरी हुँ, उसकी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट बनती है, पूरा उसका एक जब वो रिपोर्ट कोई सहाफ़ी बताता है कि पाकिस्तान हुँ, के इस बंदे ने या पाकिस्तान के अंदर ये हमने रिपोर्ट बनाई है, तो हुँ, उसका बैकअप होता है, उसने बताना होता है कि मेरे सोर्सेज़ क्या हैं और अगर हुँ, सोर्सेज़ नहीं भी बता रहा, तो प्रूफ़ देना पड़ता है। हमारे यहाँ ये है कि आपने उठाया और पूरे फ़ोकस पे उस पे फैक्ट्स फ़ोकस पे लगा दिया कि जी फलाँ जनरल ने फलाँ-फलाँ जायदाद। अब आपको मैं एक बात बताऊँ, अमेरिका के अंदर ये पब्लिक प्रॉपर्टी होती है। मेरा हुँ, घर क्या है, मैं कहाँ हुँ, रहता हूँ, ये सब पब्लिक प्रॉपर्टी है। आप ऑनलाइन जाएँ और अगर आपको थोड़ी बहुत मुश्किल है तो आप किसी रियल एस्टेट या किसी लॉयर को $50 या $100 देके मेरे बारे में तमाम मेरी जायदादें कहाँ हैं, क्या है, हुँ, मालूम कर सकते हैं। तो हुँ। पाकिस्तान तो अगर अपने सतह पे मालूम करना चाहे, एम्बेसी की सतह पे मालूम करना चाहे, तो उसके लिए तो पीस ऑफ केक है। अच्छा पाकिस्तान, आप अमेरिका में हैं, तो मेरे ख़्याल में आपके लिए तो बड़ी अचंभे की बात होगी कि ये क्या हो रहा है। अभी एक वैन पकड़ी गई जिसमें जो अफ़गानिस्तान के जो लोग हैं, जो कि इल्लीगल थे, उनके कितने नादरा में कुछ लोग थे जो कि वो इल्लीगल वो शनाख्ती कार्ड बना रहे थे। ऐसे आपको बहुत और जब आप जिन नूरानी साहब की बात कर रहे हैं, आपको शायद याद हो उस केस का जिसमें बाजवा साहब की फैमिली के लिए बताया गया था, उनकी बेगम के लिए बताया गया था। उसके बाद ये बाहर हैं जब से उसकी वजह आपको पता है कि पाकिस्तान में क्या होता है। वो स्टोरी सही थी या गलत थी, लीक करने पर जो है ये पाकिस्तान नहीं आ सकते मतलब एक जिलावतनी की ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। तो पाकिस्तान में ये चीज़ें आपको डाटा का लेना और देना एक आसान सी ये साइफ़र वाला किस्सा भी आपको मालूम होगा कि साइफ़र की जो कॉपी है वो बाहर किसी के पास गई, वहाँ से किसी तरह वो आई। तो यहाँ ये खेल आराम से पाकिस्तान में नहीं हो तो जाता है। ऐसे लोगों को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाना चाहिए ना। आपकी बात बिल्कुल सही है कि अगर नादरा में बैठ के कोई डॉक्यूमेंट लीक कर रहा है, हुँ, स्पेसिस पे बैठ के हमने ये सुनते हैं एक साहब से कि जनाब हम आपका नंबर दे देंगे, तो आपका हुँ, जीना मुश्किल हो जाएगा। आप मुझे अपना नंबर दे दें, मैं सारी आपकी जन्म कुंडली निकाल के दिखा दूँगा। मेरा नादरा में, मेरा आईएसआई में ये जानने वाला है। हुँ, तो भाई आप जब आप स्पेसिस पे बैठकर इस तरह की बातें करेंगे तो मैं तो समझता हूँ कहीं न कहीं आईएसआई के लोग भी फैसिलिटेटर हैं।
जो उस शख्स को वो तमाम डेटा निकाल के देते हैं, चाहे वो कंपनी के अंदर का हो या कंपनी के बाहर का हो। तो उन लोगों को फाइंड आउट करना चाहिए और उन लोगों को कैफरे किरदार पहुंचाना चाहिए कि एक सियासी तंजीम के जो जिनके लाख लाख फॉलोअर्स से ज़्यादा हैं, उन्होंने जो है नूरानी साहब को अपने पेजेस पर लगाना शुरू कर दिया और टॉप क़यादत ने उनकी जो है वो नूरानी को अपने उस पे जगह देनी शुरू कर दी। तो मेरा आपसे सारे सहाफियों ने अप्रिशिएट किया था और इस बात को अप्रिशिएट किया था। मैं तो इस बात को ले ही नहीं रहा कि उन्होंने काम क्या किया है, मैं तो फैक्ट्स एंड फोकस पे बात कर रहा हूँ अभी कि एक ऐसा इदारा आपने तो बना लिया, लेकिन आपका बेस क्या है कि पाकिस्तान के अंदर आप कह रहे हैं कि हमने लोग रखे हुए हैं। तो आपने लोग कहाँ रखे हुए हैं? आपने नादरा के एम्प्लॉइज को पैसे देकर आप लीक करेंगे। मुझे एक बात बताएं ना कि आप काम करती हैं पीटीवी में, मैंने आपको कहा कि नया ड्रामा कौन सा आने वाला है मुझे बताएं, तो आपको पता है, आपने मुझे बता दिया। मैंने टीवी पे जो है बताया कि जी पीटीवी ये नया ड्रामा शुरू करने जा रहा है, ब्रेकिंग न्यूज। पीटीवी वाले परेशान। तो मुझे बताएं कि आप उस इदारे में काम करने की अहल हैं? क्या आप उस इदारे में आपने काम करते हुए उस इदारे की लॉज को फॉलो किया? नहीं। तो अगर नादरा के एम्प्लॉइज आपको आपकी चीजें बेच रहे हैं तो मैं समझता हूँ वो गद्दारी के जुमरे में आता है। वो पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन एक बाहर बैठे हुए एक ऑनलाइन इदारे को, उनकी व्यूअरशिप मैंने चेक की तो भाई व्यूअरशिप तो क्या थी, वो फेसबुक पे 2 या 4 हजार लोग हैं उनकी मैंने फिर वीडियोस चेक की कि कितनी वीडियोस पे कितनी व्यूअरशिप है। तो एक होता है ना कि एक बड़ा इदारा होता है, उसके बाद जो है ना आपकी वो स्टोरी आती है। यहाँ पर अब वो ऐसी स्टोरियां देके सिर्फ पाकिस्तान को बदनाम करने के, मेरा नहीं ख्याल। अच्छा, इन स्टोरी से होता क्या है, पाकिस्तान के अंदर तो कोई रिजल्ट नहीं निकलता। होता इंडिया उठाता है कि जी पाकिस्तान के जनरल चोर हैं, आप क्या फौज का। अब ठीक है, आपको पता है कि पाकिस्तान की एक सियासी जमात का और फौज का इस वक्त जो है आमने सामने हुआ है, लेकिन वो लोग भी नहीं चाहते कि पाकिस्तान के फौज को जो है हम तबाह कर दें या उनको मारें। वो चाहते, वो इंसाफ चाहते हैं और वो उनका राइट है, लेकिन वो पाकिस्तान के अंदर रहते हुए हैं। लेकिन जो पाकिस्तान के बाहर बैठे हुए हैं पीटीआई के लोग, मैं नाम ले देता हूं उनका, वो ही कहते हैं कि इमरान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। उन बेचारे जो पाकिस्तान के अंदर बैठे हैं उनके लिए इतनी मुश्किलात उन्होंने क्रिएट कर दी है कि अभी कराची का जलसा जो था, कराची का प्रोटेस्ट जो था, वो एक उस पर जो है कैंसिल हो गया। तो मैं समझता हूँ ओवरसीज पाकिस्तानियों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो किसी को $5 दे रहे हैं या $10 दे रहे हैं या $100 दे रहे हैं, वो ये देखें कि वो कर क्या रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो पाकिस्तान को फॉर सेल या पाकिस्तान अगर हमारी हुकूमत आसिम साहब, अगर हमारी हुकूमत करप्शन वालों पे हाथ डाले और यहाँ पर सजा दी जाए तो कोई भी शख्स ऐसा पाकिस्तानी हो चाहे किसी भी मुल्क का हो, वो दूसरे मुल्क में ना भटके और ना ही ये करे कि वो तो जन्नत वाली बात कर देना, ये तो हो ही नहीं सकता। खबर लेने की कोशिश करे, अगर तो वो यहीं पर ही सारे काम होते चले जाएं। मगर मसला ये है कि यहाँ करप्शन की, आपको पाकिस्तान में भी रोज आप स्टोरी सुनते रहे। अभी कुछ अर्से पहले आपने सुना था कि करप्शन पे ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, हुआ कुछ भी नहीं। एक को भी फांसी नहीं लगी, एक को भी कोई 10 साल कैद नहीं हुई। और आपने देख लिया कि मैं आपको क्या बताऊं कि एक मलिक रियाज का नाम कोई चैनल लेने को तैयार नहीं, जिसपे इमरान खान और उनकी बीवी को शायद 10 साल 5 साल कोई कैद हो जाएगी, लेकिन जहां से वो चीज निकली है मलिक रियाज का नाम कोई ले नहीं सकता। पाकिस्तान में ये है, जिस दिन मलिक रियाज को आप पकड़ लेंगे या जिस दिन उनको सजा दे देंगे तो ये जो लोग हैं वो कहेंगे भाई बाहर तो छोड़ो, पाकिस्तान में इतना कुछ सच दिखाया और बताया जा रहा है कि हमें किसी की परवाह नहीं है। मसला सिर्फ इतना सा है, अगर तस्वीर सही नजर आ जाए, मुझे अगर बीबीसी सही बताएगा तो मैं बीबीसी सुनूंगी, अगर मुझे ये चैनल सही बता रहा होगा तस्वीर तो मैं वो चैनल देखूंगी। अगर आपने पूरे चैनल्स जितने भी मीडिया हाउसेज हैं उन पे बैन लगाया हुआ है कि आप इसका नाम नहीं, इसकी तस्वीर नहीं, ये आज क्या हुआ वो, और रोज पब्लिक देख रही है, हमारे चारों तरफ जो हो रहा है हम देख रहे हैं और वो चीज आप तक पहुंच नहीं पा रही है, तो लोग यूट्यूब की तरफ चले गए हैं। अब वो चाहे सच बोलते हैं, बुरा बोलते हैं, गलत बोलते हैं, लेकिन एक चीज को जब आप दबाते हैं ना तो वो दूसरी तरफ निकल जाती है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा शैला, ये मकाफाते अमल है। मैं चाहता था कि इमरान खान साहब आए तो ये सारी चीजें खत्म होनी चाहिए, लेकिन उनके दौर में भी आपने देखा कि टॉप के जर्नलिस्ट जो है वो ऑफ द रिकॉर्ड किए गए। सारे टॉप के जर्नलिस्ट हैं वो ऑफ एयर हुए।
उनके स्टाफ ऑफ एयर हुआ, आज भी यही हो रहा है। लेकिन अपने मुल्क की जंग अपने मुल्क में लड़ी जाती है। बांग्लादेश की जंग अमेरिका में क्यों नहीं लड़ी जाती? मुझे बताएं, बांग्लादेश के कितने प्रोटेस्ट अमेरिका में हुए हैं? आप इंडिया के कितने प्रोटेस्ट अमेरिका में हुए हैं? इंडोनेशिया, मलेशियन, ताइवान, चाइना, किसी एक के प्रोटेस्ट होते हैं जो हमारे होते हैं? आप अपने मुल्क की जंग अपने मुल्क में लड़े ना। मैं आपको कहूँ तो गालियां भी नहीं दी जाती हैं, आपको बुरा भला भी ओवरसीज को नहीं कहा जाता, उनका अगर वोट डालने के हक को भी नहीं कहा जाता। फिर वो पैसा दे तो कहते हैं आप सिर्फ पैसा दें, आपका काम नहीं है सियासत में इन्वॉल्व होना, आपने ग्राउंड रियलिटी आपको नहीं मालूम है। और आज आपका वजीर आजम जो है वो इंग्लैंड से 4 साल के बाद आ रहे हैं और वो वजीर आजम बनेंगे। तो जब आप वजीर आजम ना कहें, उनको साबिक वजीर आजम देखेंगे ना तो आपको बहुत बड़ी नजर आएगी। अच्छा देखें, मैं सबसे पहले बड़ा क्लियर इस पे हूँ कि पाकिस्तान के अंदर ड्यूल नेशनलिटी खत्म होनी चाहिए, और ये जैसे ही खत्म होगी पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन हो जाएगा, क्योंकि आपकी टॉप क़यादत जुडिशरी से लेकर आर्म फोर्सेस से लेकर इनके घर वाले सबके ड्यूल नेशनलिटी है। लोग फायदा उठाते हैं, लोग निकल जाते हैं। गरीब का सवाल का जो है ना वो वहीं रह जाता है, अमीर जो है ना वो पैसा बना के निकल जाता है। तो आप देख लें हमारा जो भी, खैर हम बात कर रहे थे इसी उस पे, आखिर में बस सिर्फ यही कहूंगा कि मेरा किसी से, हाँ मैं क्लोजिंग इस सवाल पे करूंगा ताकि हम आगे चलें। जजिस से लेके सब तक जर्नलों तक है तो वो कोई मानेगा नहीं। हाँ नहीं बिल्कुल सही कह रही है। मैं इस वाले सवाल को क्लोजिंग करूंगा ताकि आप दूसरे जो सवाल है आपसे पूछें, कि मेरा हरगिज मकसद ये नहीं है। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि लोग खुद जज करें, वो देखें कि आखिर ये कौन लोग हैं, आखिर इन पे क्या इल्जामात हैं, आखिर ये मुल्क से बाहर क्यों हैं, आखिर ये जर्नलों की करप्शन लेकर आते हैं तो इन करप्शन पर पाकिस्तान के अंदर क्या इक़दामात होते हैं, आइंदा क्या ऐसा हो सकता है कि अगर इनको 10 लाख रुपए $10 लाख दे दिया जाए तो ये बहुत करप्शन जो है लेकर आ जाएंगे। इससे अगर ऐसा हो तो रॉ खरीद ले इनको, बोले रॉ तो 10 मिलियन देने को तैयार होगी कि आप तो बदनाम करें फौजियों को, हमारा तो राइट है। खैर आप अगला सवाल पूछें। लाहौर का इलाका है आसिम साहब, और वो है डिफेंस। एक अमीर लड़के ने अपनी तेज रफ्तार गाड़ी से दूसरी कार को टक्कर मारी, 6 अफराद मौके पर जहां बाग हो गए। पुलिस ने तफ्तीश की, लड़का खवातीन की गाड़ी को पीछा कर रहा था, हिरासा कर रहा था, रोक कर उन्होंने कुछ समझाने की भी कोशिश की। तो वो जो बच्चा था उसने कुछ तड़ियां वगैरह लगाई। गाड़ी के ड्राइवर ने रोक कर उस लड़के को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उल्टा उस लड़की ने गालियां भी दी, धमकियां भी दी। और फिर उसके बाद ये हुआ कि उस लड़के ने गाड़ी के ड्राइवर जो था वो अपनी बहन और बीवी को लेकर दोबारा मंजिल की तरफ जब रवाना हुआ उस बच्चे को समझाने के बाद, तो उसका पीछे इस लड़के ने दोबारा शुरू किया। और फिर वो कोई मैकडोनल्ड चौक है उस पर मुलजिम ने 160 की स्पीड से अपनी कार को खवातीन की कार से टक्कर मार दी। गाड़ी जो थी वो 70 फुट दूर जाके गिरी और इसमें सवार तमाम अफराद जाँ बहक हो गए। बहरहाल वज़ीर आला पंजाब ने तो और आईजी पंजाब से कहा है कि मुकदमा दर्ज कर लिया जाए। क्या देखते हैं, इसका कोई हल निकलेगा? आपको नजर आता है, आपको लगता है कि इस बच्चे को कोई कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा? सबसे पहले तो मैं कहूँ कि ये जो इनके पेरेंट्स हैं ये उन पेरेंट्स में से हैं जो कहते हैं कि हमें अपनी नस्ल आगे बढ़ानी है, हमें वारिस चाहिए, और उस वारिस का जो तरबियत करते हैं वो इसी तरह करते हैं। तो इस बगैरत, माजरत के साथ मेरे अल्फाज, इस बगैरत के बाप को लाना चाहिए। और आपको अंदाज़ा नहीं है कि ये प्रूव हो चुका है, इसके स्कूल के बच्चों ने जो है बता दिया है कि ये 18 साल का है, इसको कम उम्र दिखाने की कोशिश की जा रही है ताकि इसको बचाया जाए। और मैं उन दो पुलिस हैं या 4 पुलिस वाले हैं जो कि इब्तदाई इन्वेस्टिगेशन की थी, मैं समझता हूं कि उनको सस्पेंड नहीं, उनको टर्मिनेट करके सजाएं दी जाएं कि एक हादसा आपके पास आया है, आप उसकी एफआईआर नहीं काट रहे हैं। आपने एफआईआर काटने से पहले बच्चे का जो बातें थी वो आपने एक मॉडर्न कैमरे के जरिए दुनिया को बता दी। तो मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तानी, ये जो हमारे स्पेशली वजीर आला साहब जो हैं, इनको मैं स्पेशल मैसेज भी मैंने किया है कि अगर आप में जरा सी भी गैरत है कि इन पुलिस वाले को निशाने इबरत बनाएं। सबसे पहले इन 2-4 जो पुलिस वाले ना इनको निशाने इबरत बनाएं कि तुमने एफआईआर क्यों नहीं काटी, तुमने किस लॉ के तहत जो है इस 18 साल के जानवर, जंगली जानवर को जो है उसकी जो है वो तस्वीर शाये की, और अगर वो यंग था तो उसका चेहरा क्यों दिखाया। ये पाकिस्तान का कानून है कि आप नहीं दिखा सकते। तो बाद में आ जाते हैं बच्चे के बाप पे, सब खुलकर सामने आ गया है। अब ऐसा ना हो कि बच्चे का बाप कोई
लॉ एनफोर्समेंट का निकल आए या एलीट क्लास का निकल आए, फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये इम्तिहानात पाकिस्तान में आते रहते हैं। आपने देखा कि जाफर का केस जो था और उससे पहले कितने केसेस ऐसे आए, तो हम कभी उस पर उतरे नहीं हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस मामले में ना ये ज़ैनब वाला हाल होगा। हम यहाँ से बैठ के दुनिया में जहां जहां पाकिस्तानी है ना, यहाँ से बैठ कर जो है ना इसके खिलाफ, इस जंगली जानवर जो बचा है इसके, मैंने इसको लिखा था जंगली कुत्ता अपने उस पर, मुझे काफी लोगों ने बुरा भला भी कहा कि यार आप अपना जबान, मैं कैसे अपनी जबान पे काबू रख सकूं? एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 6 लोगों का कातिल है वो, और ये बात अब प्रूव हो चुकी है, सब कुछ यहाँ है। और निदामत नहीं है। और आसिम साहब कोई निदामत नहीं है, कोई निदामत नहीं है। गाड़ी को दिखाया नहीं गया, उसकी नंबर प्लेट नहीं दिखाई गई। वैसे तो आप देखें तो वो पहले कैमरा लेके जाते हैं, वो दिखाते हैं ताकि पता ना चल सके किस फैमिली का है। और आपने शुरू नहीं, आपको ये बता दूं बेटा, आप बताइए कि आप घर से कब निकले थे? नहीं, आप बताइए कि क्या कर रहे थे आप? ये छोड़ें आप, गाड़ी की रजिस्ट्रेशन तक नहीं हुई है। जो मेरी मालूमात है, जो मैंने अपने लोगों से मालूमात की है, जाली गाड़ी की, मतलब जाली मतलब क्या, गाड़ी रजिस्टर्ड ही नहीं है। तो अब आप सोच लें कि किस एलीट क्लास की होगी वो। अभी आइंदा आके आपको ऐसे शॉक्स मिलेंगे इस पे ना कि आप परेशान हो जाएंगी कि इस मुल्क में जो है वो बड़े अमीर लोगों को तो छोड़ें, जनरल वनरल और ये साबिक वज़ीर आज़म और ये यहाँ पर जहाँ पर मतलब किस ढटाई से उसने 6 बंदों को मार के और कैसे बैठ के कह रहा है कि मेरा कसूर नहीं है, मेरे अब्बा का कसूर नहीं है, और वो तो बस मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, मैं मार देता, मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, मैं बंदे को मार दूं, मैं दीवार को नहीं मारूंगा, मैं राइट और लेफ्ट नहीं मारूंगा, मैंने बंदों पहला स्टेटमेंट जो आप कह रहे हैं पुलिस वाले, उन्होंने इसी प्यार से भी लिया और उसमें इस बच्चे ने कहा है कि मेरी स्पीड सिर्फ 60 थी, अल्लाह की तरफ से कोई गाड़ी सामने आई तो मेरी टक्कर हो गई। और वो रिलीज हुआ है, वो रिलीज किया गया, इनको पता ही नहीं था कि आगे क्या कहानी हो जाएगी, तो वो रिलीज भी किया गया। तो आप सही कह रहे हैं कि सस्पेंड क्या किया जाए, मैं तो कहती हूँ खत्म कर देना चाहिए ऐसे लोगों को। लेकिन आगे मैं प्रोग्राम करेंगे, अगली किसी जगह पर ना आपको सीसीटीवी की कैमरे की कोई फुटेज मिलेगी आपको, और उनका केस कमजोर हो जाएगा। फिर वो 10 तरह के मसले उनके पास आ जाएंगे कि ये भी नजर नहीं आया, ये भी नहीं, बच्चा बेकसूर था, गाड़ी जो थी खुद ही सामने आई थी, और ये हुआ था और वो हुआ था। आखिर में ये कहूंगा कि इस बच्चे के वालिद को टीवी पे लाया जाए, उस बगैरत पेरेंट्स को बताया जाए, वो 4 साल से गाड़ी चला रहा था, वो रोजाना अपने फुटबॉल क्लब जाता था फुटबॉल खेलने अपनी इसी गाड़ी में खुद ड्राइव करके। इसके बाप को लाया जाए, या तो बाप शर्म से मरे, लेकिन शर्म ऐसे बगैरतों को आती नहीं है। 6 लोगों को मार के उसको बचाने की कोशिश की जा रही है, और अगर ये बच गया तो ये जो वजीर आला साहब हैं ये नहीं बचेंगे, ये फिर यहाँ तो नहीं आ सकते। सर, मुकद्दम का केस आपको याद है? नूर मुकद्दम का केस याद है? उनके वालिदैन ने बचाने की कोशिश की और उसके बाद वो आपने देखा कि क्या हुआ, और अभी तक वो हैं कि जी इनको इतने साल कैद हो जाएगी। मेरे ख्याल ऐसे वालिदैन को तो सोशल बाइकआउट करना चाहिए, इनको इनकी बेशर्मी पे जहां इनको देखे ना, इनको सोशल बाइकआउट करना चाहिए ताकि इनको अंदाजा हो कि कैसी औलाद पैदा की इन्होंने। अच्छा आसिम साहब, जरा पॉलिटिक्स की तरफ भी आ जाते हैं एक दफा फिर। मैं ये पूछना चाह रही थी कि पाकिस्तान में अगर आप देखें तो इस वक्त जो माहौल चल रहा है उसमें एक्सपेक्ट तो हम नहीं कर रहे थे, लेकिन बहरहाल इस वक्त नून लीग और जो पीपल्स पार्टी है उसमें खासी दूरियां भी हो गई हैं, तंज के तीर भी चलाए जा रहे हैं, और कुछ उनके लिए जिसे कहना चाहिए कि कुछ, मतलब मैं ये कहूंगी कि कोई दोस्ती नजर नहीं आ रही है उनकी। आखिर ऐसा क्या है? मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में भी आपको एक दूसरे के साथ कहते सुनते नजर आएंगे। कोई पिछली हुकूमत के लिए कुछ कहता जाएगा, जबकि उस हुकूमत में पीपल्स पार्टी भी थी, और कभी वो 15 महीने की जो कारकर्दगी है वो बताते रहेंगे। तो दोनों का कुछ मामला संभल नहीं रहा। ये इलेक्शन तक ही है और इलेक्शन के बाद सब एक हो जाने हैं, या वाकई में कोई मसला है? देखिए, जो स्पेसिस पे मैं देख रहा हूँ, एक तो हमारे यहाँ जो ओवरसीज पाकिस्तानी है ना, ये पॉलिटिशियंस जो हैं, चले हमने पीटीआई को देख लिया कि एक नई पार्टी थी, ठीक है भाई, ये तो पुरानी पार्टीज है ना, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पुरानी पार्टीज हैं, इनको वो हरकतें नहीं करनी चाहिए। लेकिन इनका यही नहीं खत्म हो रहा, इनको अपने कॉलर खड़े करके, मैं जो हूँ वो वाशिंगटन का प्रेसिडेंट हूँ, ये मैं मिसाल दे रहा हूँ, और मैं जो हूँ वो न्यूयॉर्क का हूँ, एक साहब खड़े हुए मैं पूरे यूरोप का प्रेसिडेंट हूँ, उन्होंने अपने आगे लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट पीपीपी यूरोप।
अरे यार, यूरोप कितना बड़ा है, मतलब कौन सा आदमी, जब मैंने अपने सोर्स से मालूम किया तो हम नहीं जानते यार इसको, और वो आके गालम गलोच गंदी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। तो जब आपके लोग इस तरह हैं तो मैं समझता हूं कि आगे अल्लाह ही हाफिज है आपका। जिस तरीके से अब आप लोगों ने सोशल मीडिया पे लड़ाइयाँ शुरू की हैं, गालियां शुरू की हैं एक दूसरे को देना, अगर आप, मैं समझता हूँ कारकुन दे सकते हैं ना, कारकुनों के पास कोई वो नहीं होता कि कोई रोक टोक, लेकिन अगर आप जिम्मेदार हैं तो आपको तो अपनी जबान पे कंट्रोल रखना चाहिए। मतलब आप किस तरीके से माँ बहन की गालियां एक दूसरे को दे दें। मेरे पे भी एक दफा उन्होंने पता नहीं क्या क्या, मैंने खैर उनको ब्लॉक ही कर दिया। मैंने कहा कि फायदा ही नहीं है ना, गंदे आदमी से आप बात ही नहीं कर सकते। तो मैं यही कहूंगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वालों से, या मुस्लिम लीग है या पीटीआई है, आप लोग पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अगर आप लोग स्पेसिस पे और सोशल मीडिया पर आकर कोई गालम गलोच करते हैं तो वो रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाते हैं। वो आपको 5 साल बाद भी सुनाई देंगे, और हो सकता है कल आपके पास आपका बेटा आए, बोले अब्बा ये जबान आपने इस्तेमाल की थी, हम आपको ऐसा तो नहीं समझते थे। तो अल्लाह ही हाफिज है। तो मुझे लगता है कि फिर ये अगर नून लीग को हुकूमत बनाने में कोई मसला हो तो फिर जरदारी साहब फिर भी उसी तरह साथ होंगे। तो ये तो फिर नूरा कुश्ती वाला किस्सा हो गया। देखिए, पाकिस्तान का चेंज तो कुछ नहीं होगा, इसी तरीके से चलता रहेगा। आप अगर इसको चेंज करने की कोशिश भी करेंगे तो कोलैप्स हो जाएगा। ये बहुत हल्के हल्के अगर चेंज होगा, लोगों में एजुकेशन बढ़ेगी, लोगों को अंदाजा होगा कि हमें वोट कैसे देना है। जैसे आज एक स्पेस पे खातून कहती थी कि हम तो हमारी बरादरी डिसाइड करती है कि वोट किसको देना है। इस दफा जो है हमने कहा कि जनाब हमने तो इमरान खान को वोट देंगे, तो बरादरी ने कहा नहीं, हम जो डिसाइड करेंगे उसको वोट देना है आपको। तो हम, और कहते हैं कि आपको अंदाजा नहीं है, वो खुद बोल रही कि वहां पर मोहर जो है वो बरादरी की खातून खड़ी होती है, वो खुद लगा रही होती हैं, लोगों को मोहर भी नहीं लगाने आती है। तो ये जो बरादरी सिस्टम है ये भी पाकिस्तान को मरवाएगा, ये मैं आपको बता दूं। यहाँ पर हमें इतनी समझ आनी चाहिए कि अगर हम पीपल्स पार्टी को वोट दे रहे हैं, इमरान खान को वोट दे रहे हैं, या मुस्लिम लीग नून को या काफ को वोट दे रहे हैं, तो क्यों दे रहे हैं। ठीक ठीक। अच्छा, मैं अमेरिका की तरफ आपको लेके चलूंगी। इसराइल का जो प्रो इसराइल वाशिंगटन डीसी में एक बड़ा अच्छी रैली भी निकाली गई, बड़ा अच्छा वहां पर एक इज्तिमा था और वहां पर खासे लोगों ने शिरकत की। और लास्ट टाइम मैंने आपसे पूछा भी था, आपने कहा हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में, मतलब 2 से 3 लाख के करीब लोग थे। वहां पर एक खातून थी जो कि अनिला अली थी, उन्होंने भी खिताब किया जो कि खासा कंट्रोवर्शियल रहा, लेकिन बहरहाल खिताब किया। लेकिन उसमें एक चीज जो मुझे नजर आई कि वो $250 की एक स्टोरी, $250 में वो बच्चों को बुलवा रहे थे। वो क्या था स्टोरी, वो मेरी कुछ समझ नहीं आई। सोशल मीडिया पे कुछ चीजें चली हैं, जो अच्छा। व्हाट्सएप ग्रुप की जो है वो स्क्रीनशॉट्स चले हैं, और कुछ लड़कियों ने खुद वीडियोस बनाई हैं और लगाई हैं, और वो प्रूफ किया उन्होंने कि जी उन्होंने यहाँ पर डीएमबी एरिया में तकरीबन ऑलमोस्ट 13 यूनिवर्सिटीज हैं, छोटी बड़ी, लाखों स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर। तो उनको एक ऑफर दी थी कि अगर आप लोग इसको ज्वाइन करें तो हम आपको $250 देंगे। तो और उसकी जो स्क्रीनशॉट्स हैं वो भी मिल गए थे। तो लोगों ने काफी कंट्रोवर्शियल किया, बल्कि जिस लड़की ने वो बनाया तो उसने यही कहा आखिर में कि तुम लोग पैसे दे के लाए थे और हम तो है विलिंगली आए थे, ताकि हम उस जुल्म को खत्म कर सकें जो जुल्म हो रहा है। हम किसी फलस्तीन या इसराइल या इनके साथ या इनके खिलाफ नहीं है, हम इस जुल्म के खिलाफ हैं। तो मैं और आप और दुनिया में और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि जुल्म के खिलाफ हैं, वो किसी के पार्टनर या किसी का फेवर में नहीं है। ठीक। तो और अनिला कहाँ जी, आपने बिल्कुल बताया। देखें, ये इक्का दुक्का लोग हैं, लेकिन आप ये देखें कि जूइश जो हैं 200 जूइश अरेस्ट हुए कैपिटल हिल में। अच्छा। उसके बाद पता नहीं सैकड़ों जूइश जो हैं वो प्रोटेस्ट में आए, जो डेली बेसिस पे प्रोटेस्ट होते हैं पूरे अमेरिका में जहां भी होते हैं। तो अगर एक किसी पाकिस्तानी ने शिरकत कर दी तो क्या हुआ, यहाँ पे तो सैकड़ों जूइश उसी जुल्म के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। लेकिन वो उन्होंने इसराइल के लिए कहा, प्रो इसराइल वो रही, और उसके बाद उन्होंने कहा कि वो रिप्रेजेंट शायद कर रही हैं पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान में तो आवाम जो है ये इसी तरह रिप्रेजेंट कर रही हैं कि जहाँ पे जो वो कहते हैं ना, मैं मिस वर्ल्ड बन गई, मैं पाकिस्तानी जो है मिस वर्ल्ड बन गई, मैं पहले नंबर पे, मैं छठे नंबर पे, मैंने तो वो मिस वर्ल्ड पाकिस्तान तो नहीं, ये पाकिस्तान भी आ चुकी है, ये पाकिस्तान भी आ चुकी है, ये नवाज शरीफ और ये मरीम नवाज से भी मिल चुकी है। और आपको शायद याद हो कि एक वक्त गया था
शहबाज शरीफ के दौर में, और वो इसराइल गया था और फिर ये बिल्कुल मुझे याद है, बड़ा गया कंट्रोवर्शियल गया बना था। था। हाँ, गया बिल्कुल, था ये उसने बड़ा अहमद कंट्रोवर्शियल बना कुरैशी। था। नहीं, मैं भी इनको हम्म, जानता हूँ, मैं इनसे मिल चुका हूँ। मैं ये इंटरफेथ की इफ्तार पार्टीज वगैरह कराती हैं, काफ़ी जूइश हम्म, प्रो जूइश खातून हैं और हम्म, दैट्स फाइन। अगर वो कर रही हैं तो उनका एक राइट है, वो हम्म, करें। लेकिन मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि यहाँ तो सिर्फ एक मुसलमान ने तकरीर की। मुझे तो हैरत है कि अगर मतलब मुसलमान छोड़ें, सैकड़ों नहीं, हज़ारों नहीं, लाखों लोग दुनिया में मुख्तलिफ मज़ाहिब के वो इस जुल्म के खिलाफ खड़े हैं। वो कह रहे हैं ये जुल्म नहीं होना चाहिए, सीज फायर होना चाहिए। इवन अमेरिकन प्रेसिडेंट भी अब फोर्स करने लगा है कि भाई अब सीज फायर का वक्त आ गया है और नहीं करेंगे तो नुकसान होगा। लेकिन और ये अमेरिकन गलती भी तो हुई प्रेसिडेंट है। पे इस मैं एक वक्त बहुत ज्यादा प्रेशर है। लास्ट क्वेश्चन भी कर लूं। अमेरिकी सदर बाइडेन ने कहा है कि शिफा अस्पताल के नीचे जो हमास है उसका हेडक्वार्टर है, हथियार है, बहुत कुछ है। लेकिन जब वहां इसराइल का चैनल जो है वहां पर खुद गए वो एंकर, तो उसने बताया कि अल शिफा अस्पताल की जो उसमें कोई सुरंग भी नहीं है, कोई हमास का दफ्तर भी नहीं है। तो ये सीआईए का और मोसाद की इंटेलिजेंस जो है वो किसी हद तक नाकाम हो गई है। तो ये कैसे हुआ है? क्या इन लोगों का तुक्का गलत हो गया? और जंगी तुक्कों से नहीं लड़ी जाती है। देखें, मैंने आज इंटरव्यू सुना था सीएनबीसी का, जो इसराइल के प्रेसिडेंट हैं उनके साथ। तो उन्होंने कहा कि नहीं जी है था, ये देखें ये। लेकिन इतनी ज़्यादा स्टोरीज इसके बारे में छप चुकी हैं, इतनी ज़्यादा वो हैं कि आप कोई ऐसा सबूत नहीं दे पाए हैं जिससे दुनिया मुतमईन हो। और सोशल आप मीडिया का दौर है। आप इंडोनेशिया उठा लें, आप ये अफ्रीकन कंट्रीज उठा लें, दर्जनों कंट्रीज जो है अब वो ओन नहीं कर रहे। उन्होंने एम्बेसडर्स को जो है वापस भेज दिया है। अमेरिकन और इसराइली एम्बेसीज बंद कर दी गई हैं। अरब कंट्रीज मुझे अभी भी खामोश लग रहा है। लेकिन अगर आपने कुछ सुना हो तो सुनाओ, मैंने कोई ऐसी खास चीजें नहीं सुनी। नहीं, मतलब मैं ये कह रही हूँ कि अगर कोई चीज मिली थी तो आपको, सोशल मीडिया का दौर है, तस्वीरें हैं, वीडियोस हैं, वैसे भी जारी करते रहते हैं वो लोग। तो कोई ना कोई ऐसी चीज जारी करनी चाहिए थी ताकि लोगों को, आवाम को, जो कि उनके अगेंस्ट जा रही है। आप एक बयानी की जो जंग होती है वो तो मुझे लगता है कि इसराइल अब नहीं जीत पा रहा, क्योंकि आपने देखा कि हर जगह से, मतलब अमेरिका की मैं बात करूं तो आपकी हुकूमत जो है वो प्रो इसराइल है, लेकिन पब्लिक जितनी निकली तो लगता है कि प्रो फलस्तीन। अब चाहे इसमें वो भी शामिल है जो कहते हैं कि जी जो तशद्दुद है वो कहीं नहीं होना चाहिए, मरना कहीं नहीं चाहिए, वो भी हो सकते हैं। कतर के जो वजारत खारजा का कहना भी यही है कि जो शिफा अस्पताल है उसमें इसराइली फौज का हमला जंगी जुर्म और बैनुल अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी है। कम से कम वहां जिस तरह के हालात है वो ये तो देख लेते। और कोई वीडियो, कोई तस्वीर जारी नहीं की गई कि जी हमने इतना कुछ असला पकड़ा, हमने इतने कुछ लोगों को पकड़ लिया, हमने ये सुरंग निकाली। कम से कम ये काम तो कर लेना था। देखें, हॉस्पिटल को अगर आपने कुछ करना भी होता है ना किसी को, तो वो जाके घेर लेते हैं और जाके तलाशी ले लेते हैं। लेकिन ये नहीं करते कि आप उसको खत्म करने की कोशिश करें ना। तो लेकिन यहाँ पर तो आपने देखा है कि बाकायदा पहले कहा जाता है कि जनाब आप उस तरफ जाएं, और जब आप जाने लगते हैं तो ऊपर से फायरिंग की जाती है। तो ये जो खुली एक तरह से मैं समझता हूँ जुल्म है। और जुल्म जो है ना वो इस माशरे में या आगे 5000 साल को उठा लें, कहीं ना कहीं किसी न किसी वक्त जो है वो होता है, होता रहा है और होता रहेगा। वक्त ये साबित करेगा कि कौन जालिम था और कौन मजलूम था, क्योंकि जो मजलूम है और ताकतवर नहीं है वो सवाए इंतजार के कुछ नहीं कर सकता, सवाए सब्र के कुछ नहीं कर सकता। बहुत शुक्रिया आसिफ साहब, थैंक यू सो वेरी मच। बहुत सारे सवालात के जवाब आपसे मिले। अपने नाज़रीन से कहूंगी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कैपिटल टीवी वॉशिंगटन की एप्लीकेशन को जरूर इंस्टॉल कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसके अलावा जो फेसबुक पेज है वो उसको जरूर लाइक कीजिएगा। और इसकी वजह ये कि आप दुनिया में किसी भी जगह हो हमारे प्रोग्राम्स को, जो कोई लाइव प्रोग्राम्स होते हैं और शोज होते हैं, उनको देख सकेंगे। जिंदगी ने वफा की तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए शाला खान को दीजिए इजाजत। फी अमानिल्लाह। Capital TV Washington. You are watching Capital TV Washington. The best South Asian TV channel in North America.